Hello everyone, welcome back once again. Lecture number 13 over the permutations and this is the last lecture over the permutations. Okay, यानी टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा. क्वेश्चंस की हम बात करें तो एक क्लास हम और ले लेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है या जो अभी इस साल IIT जेई ने कराया है और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम करा देंगे. ओके, लेकिन टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो आज ये लास्ट टॉपिक होगा जो कि IIT जेई के रेफरेंस में और बोर्ड के रेफरेंस में पीएनसी दैट मीन्स की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो आज लास्ट टॉपिक होगा. ओके, तो जो टॉपिक है वो अगर हम स्टार्ट करें तो उस टॉपिक का नाम ऐसा हम कह सकते हैं कि सेम थिंग्स को डिफरेंट पर्सन्स में डिवाइड करने के या डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज क्या होता है, कितने अरेंजमेंट्स होंगे वो हमें देखना है. तो अगर मैं इस टॉपिक को एज ए हेडिंग लिखूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, नोट करके लिखेंगे क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे. एक फार्मूला है, उसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन चलता है. और अभी रिसेंट में अगर हम लोग बात करें तो जो 6 अप्रैल को IIT जेई का एग्जाम्स हुआ है फेज़ 2 में मॉर्निंग में, उसमें इसी टॉपिक से यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिया है. बहुत ही आसान है, बहुत रिलेवेंट होता है, आप केवल इंटरप्रेट करना सीख लीजिए, इसको आसानी से कर सकते हैं. ओके, तो लिखते हैं कि क्या है ये टॉपिक. ओके, number of ways of okay number of ways of devising या डिस्ट्रीब्यूट, या ऐसे लिख ले ज़्यादा सही रहेगा. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिंग या एन सेम थिंग, सही है, डिस्ट्रीब्यूटिंग सही है. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन सेम थिंग्स, ओके, एन सेम थिंग्स among or different persons oblique groups will be equal to n plus r minus 1 c r minus 1. ओके, ये फार्मूला आपको याद रखना है. ये जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम समझेंगे, लेकिन पहले ये आपको रिमेंबर कर लेना है. बस आंसर इसी पर ही आता है, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है वो हम सिखाएंगे अभी. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेम थिंग्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे एन नंबर ऑफ कोई थिंग्स है जो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और आर पर्सन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि ये पर्सन्स हो सकता है और ग्रुप्स हो सकता है, और ये क्या होगा, डिफरेंट्स होगा, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स होगा या डिफरेंट पर्सन्स होगा, उसमें एन सेम थिंग्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसके नंबर ऑफ वेज हमें यहाँ पे बताना है. तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इसके नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. बहुत ही आसान है, बहुत ऑब्वियस है, कुछ भी इसमें लॉजिकल या बड़ा नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और हम इंटरप्रेट यहाँ पे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, तो समझते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन सेम थिंग्स एमंग ऑल डिफरेंट पर्संस और ग्रुप्स विल बी एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. जहाँ पे ये पूरा क्लियर कट पता है कि एन यहाँ पे सेम नंबर ऑफ थिंग्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, आर जो पर्सन्स हो सकता है या डिफरेंट ग्रुप्स हो सकता है. ओके, आसान है, करते हैं इसको तो एक क्लियरिटी आएगी. अगर हम कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करें कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है. ओके फाइन, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि एन सेम थिंग से आर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा. अगर हम एज ए कॉन्सेप्ट इसको लिखें तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली. इफ इफ देयर आर इफ देयर आर थ्री सेम थिंग्स, ओके, थ्री सेम थिंग्स हमने ले लिया. ओके, इफ देयर आर थ्री सेम थिंग्स and four persons then distribute the things among them या between them. ओके, तो
जो हमने अभी ऊपर लिखा उसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें 3 सेम थिंग्स है, वो कुछ भी हो सकता है, एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, पेन हो सकता है, बुक्स हो सकता है, वो सेम होना चाहिए। और 4 डिफरेंट पर्सन्स हैं, उनमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके नंबर ऑफ वेज को यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑब्टेन करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम चलें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे सेम कितना है 3, और आर की वैल्यू दैट मीन्स की डिफरेंट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कितना हो जाएगा 4। दैट मीन्स की नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्या आता है, एन प्लस पी माइनस वन सी आर माइनस वन, एन प्लस आर, सॉरी एन प्लस क्या रखेंगे, आर माइनस वन, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनल वे में कितना हो जाएगा, ये 7 7 माइनस 1 6, दैट मीन्स कि 6c3। ओके, यानी कि अगर फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे हम 6c3 करें तो यानी कि 6c3 को सिंप्लीफाई करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो कि हमने ये पढ़ रखा है कि एनसीआर की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बहुत ही ऑब्वियस है, इस फार्मूले की हेल्प से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। इसके एक्सपेंशन से अगर हम लोग देखें तो इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 20 वेज आ जाएंगे। यहाँ पे अगर इसको कंक्लूड करेंगे तो 20 वेज आ जाएंगे। यानी कि अगर कॉन्सेप्ट को अब हम समझें, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर 3 सेम थिंग्स है और 4 पर्सन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज आएंगे, 20 वेज आएंगे। अब ये वेज किस तरीके से होंगे वो समझें अगर, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अगर देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ले लें कि लेट ए 3 सेम थिंग्स है। ओके, 3 सेम थिंग्स है, हमने ये मान लिया कि ए ये 3 सेम थिंग्स है, एंड अगर P1 P2 P3 P4 4 डिफरेंट पर्सन्स ले लें। ओके, 4 डिफरेंट पर्सन्स ले लें। इस साल IIT JEE में यहीं से क्वेश्चंस बना था, यहीं से। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस एक बार आप लॉजिक को समझ लीजिए। इसके कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3-4, वो मैं करा दूंगा, आज ही करा दूंगा। बाकी जो JEE में आया हुआ है अगर समय मिलेगा तो आज करा देंगे, नहीं तो कल करा देंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ए सेम थिंग्स है और P1 P2 P3 P4 4 डिफरेंट पर्सन्स है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अगर P1 पर्सन, P2 P3 P4 पर्सन्स हैं, और लॉजिकल वे में हम समझने का अगर हम प्रयास करें तो मान लीजिए ये कुछ केस हम बनाएंगे यहाँ पे, ताकि एक क्लियर कट आइडिया लग सके कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर हम इस तरीके से ओके, ये हमने बना लिया है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पर्सन्स हैं P1 P2 P3 P4, और इसमें हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या, ए थिंग्स को, सेम थिंग्स को। ये पर्सन्स हो गए। अगर केस नंबर 1 हम यहाँ पे ले लें, ये जो सेम थिंग्स हैं ए और इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम ऐसा मान सकते हैं जो 20 वेज आए हैं उन वेज में हो क्या रहा है कि अगर 2A इसको मिल जाए और इसको कुछ भी ना मिले, इसको एक ही मिल जाए, इसको कुछ भी ना मिले, तो ये एक केस हो सकता है कि इस तरीके से ए सेम थिंग्स को, ये जो सेम थिंग्स हैं इनको इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इनमें ये डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया जा सकता है। ओके, केस नंबर 1। अगर केस नंबर 2 की हम बात करें तो उसमें ऐसा भी हो सकता है केस नंबर 2 में। ओके, केस नंबर 2 में हम ये मान सकते हैं कि P1 को A मिला, P2 को भी A मिला, और P3 को नहीं मिला, और P4 को A मिला, तो भी सेम थिंग्स को यहाँ पे इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, सिमिलर वे में अगर हम इस केस को आगे बढ़ाएं, एक केस और लिखेंगे, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम केस नंबर 3 की बात करें तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसको कुछ ना मिले और इसको तीनों मिल जाए, और इसको भी कुछ ना मिले, इसको भी कुछ ना मिले। दैट मीन्स कि इसमें हो क्या रहा है कि वो सभी केसेस आ जाएंगे कि किसी को हो सकता है एक मिले, किसी को एक मिले, किसी को 2 मिले, किसी को पूरा ही मिल जाए और किसी को एक भी ना मिले। ये सारे केसेस इस 20 में पॉसिबल है। ये जो 20 केसेस हमने यहाँ पे निकाले हैं इस फार्मूले की हेल्प से, इन 20 केसेस में वो सारे केसेस हैं जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो अच्छा, अगर ये सेम थिंग्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग पर्सन्स में, तो इस तरीके से ये केस मेकिंग का सवाल हो गया। और कितने नंबर ऑफ केस बनेंगे,
मेनी नंबर ऑफ केसेस बनेंगे इस तरीके से, और मेनी नंबर ऑफ केसेस में कोई ना कोई क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और छूट जाएगा, जिसके कारण आंसर भी क्या आ जाएगा, गलत आएगा। और इस तरीके से केस को काउंट करने से अच्छा है हम फार्मूले की हेल्प से इसको करेंगे। इसीलिए इसको क्या करते हैं कि एन सेम थिंग्स को आर डिफरेंट पर्सन्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन बहुत सिंपल फार्मूला है, आपको दिमाग में रखना है। अभी मैं करके यहाँ पे दिखाऊंगा। IIT JEE मेंस में 2023 में जो अभी अप्रैल में 6 अप्रैल को हुआ है फेज 2 मॉर्निंग में एग्जाम, उसमें यहीं से क्वेश्चन ले लिया है। ओके, जो कि और बड़े बड़े टॉपिक्स हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में, वहां से नहीं उठाया है, क्योंकि बड़े टॉपिक्स हर कोई पढ़ता है, छोटे टॉपिक्स पे बहुत कोई फोकस नहीं करता है, और यहीं से क्वेश्चंस उठा लिया है। ओके, तो अभी मैं करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसके इंटरप्रिटेशन को किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसमें ये सारे केसेस इंक्लूड हैं, यानी कि सेम थिंग्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो आगे अगर हम लोग बढ़े, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, या और थोड़ा सा लिख भी सकते हैं इसके बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नोट करके लिखेंगे कि इस फार्मूले में क्या क्या इंक्लूडेड है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि इस फार्मूले में वो केस भी इंक्लूड है जिसमें किसी को सारे सेम थिंग्स मिल जा रहे हैं और वो एक दो खाली ही रह जा रहे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो सारे केस भी इसमें इंक्लूड हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि हियर मेनी नंबर ऑफ केसेस अकर। कितने केसेस अकर हो रहे हैं? मेनी नंबर ऑफ केसेस अकर्स, so that formula is required, so that formula is required to calculate this type question। okay, दिस टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे बहुत लॉजिकल आप चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप फार्मूला से काम कर लीजिए। ओके, तो एक पॉइंट और लिखते हैं इसके बारे में कि n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, okay, in this formula some persons may be not found anything, ओके, बहुत ही क्लियर है। जो अभी हमने एग्जांपल यहां पे दिखाया कि कुछ ऐसे भी पर्सन्स होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर केस नंबर 1 की बात करें तो P2 और P4 को एक भी थिंग्स नहीं मिला है, अगर ए को हम थिंग्स यहां पे कंसीडर करें। और ऐसे भी केस इसमें इंक्लूड होंगे कि एक ही पर्सन को सारे थिंग्स मिल जाएंगे, यानी कि ये जो 3 सिमिलर थिंग्स हैं वो P2 को ही दे दिया गया है केस नंबर 3 में। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, इसमें ये सारे केस क्या है, इंक्लूडेड है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक क्लियरिटी आ सके कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रोसीड करना है। ओके, तो क्वेश्चन लिखेंगे और इसके 3-4 पोर्शंस होंगे, 3-4 पार्ट होंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करके एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाए कि जो भी क्वेश्चंस आएगा वो हो जाएगा हमसे। ओके, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 apples among 3 people, ओके, इसका जो क्वेश्चन आता है विद इन 30 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, विद इन 30 सेकंड। बस आपको लॉजिक क्लिक करना चाहिए कि किस लॉजिक से इसको प्रोसीड करेंगे, विद इन 30 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस को समझने का हम प्रयास करते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो एप्पल्स की अगर हम बात करें तो एप्पल्स हमारे पास 10 है। कितने एप्पल्स हैं? 10। तो मैं ये मान ले रहा हूं कि ये सारे एप्पल्स हैं। ओके, 2 2 4 2 6 7 8 9 10। ओके, हम ये मान लिए कि ये 10 एप्पल्स हैं हमारे पास। अगर पर्सन्स की बात करें, ओके, पर्सन की अगर हम बात करें तो पर्सन हमारे पास कितने हैं? 3। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ P1 P2 P3। ओके, अब इन 10 एप्पल्स को इन पर्सन्स को कितने तरीके से हम दे सकते हैं, यही हमारा सवाल है। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 एप्पल्स एमंग 3 पीपल्स। ओके, जैसा कि अगर फार्मूला से आप करेंगे तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन को यूज करके आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम लॉजिक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एप्पल्स हैं वो कैसे होंगे, सभी एप्पल्स सेम होंगे। ओके, सभी एप्पल्स सेम साइज के होंगे, सेम वेट के होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ समझने का प्रयास करूं तो केस नंबर 1 को अगर हम लोग देखें तो एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि P1 को 3 दे दिया, P2 को जो है
4 दे दिया और P3 को जो है 3 दे दिया। ओके, इस तरीके से एक तरीका हो सकता है एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का इन सभी के बीच में। और केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि P1 को हम 4 एप्पल दे दें, ओके, और P2 को 2 एप्पल दे दें और P3 को कितना 4 एप्पल दे दें, तो भी 10 एप्पल्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ओके, केस नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 एप्पल P1 को दे दें और P2 को एक भी ना दे और P3 को जो है 5 एप्पल दे दें। यह भी एक केस हो सकता है कि 10 एप्पल्स को 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। ऐसा भी केस हो सकता है कि P1 ही सारे एप्पल्स ले ले, दैट मीन्स कि 10 के 10 एप्पल्स ले ले। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेनी नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। अगर मेनी नंबर ऑफ केसेस बनेंगे दैट मीन्स कि फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला की मुझे क्या करती है, जरूरत पड़ती है। तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अगर हम देखें, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अगर सेम थिंग्स की बात करें तो वो n है और n में कितने एप्पल्स हैं 10 और डिफरेंट पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो किसकी वैल्यू होती है r, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3। तो फार्मूला हमारा यहाँ पे ये होता है कि n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, दैट मीन्स कि 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1। सिमिलर वे में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12c2 विल बी द आंसर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो IIT-JEE का क्वेश्चन आया था 2023 में, जो अप्रैल में 6 अप्रैल को, उसमें आंसर इसी फॉर्मेट में पूछता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 11 अपान में 2 लिखेंगे, 6 इंटू 11 दैट मीन्स कि 66, कितना 66 वेज हो जाएंगे। यानी कि अगर हम केसेस की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से कितने केसेस आएंगे 66 केसेस आएंगे। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 3 केसेस को डिस्कस किया है, इस तरीके से 66 केस यहाँ पे पॉसिबल है। तो आपको लगता है क्या कि आप 1 घंटे के पेपर में, यानी कि मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए 1 घंटा अलॉट होता है, तो क्या आप इसको पॉसिबल है कि इतने सारे क्वेश्चंस और आसानी से आप कर सकते हैं? तो आपको इसी फार्मूले के हेल्प से ही ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। ओके, इसके अगले पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें, इसका सेकंड पार्ट देखें तो कुछ और सीखने को मिलेगा। इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ ईच पर्सन गेट्स at least 1 एप्पल, at least 1 एप्पल। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करिए, उसके बाद चाहे जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, चाहे जैसे आप सिलेक्शन करिए, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारा कंडीशंस ये है कि आपको जो है एक एक एप्पल सबको देना ही है, यानी कि एटलीस्ट 1 एप्पल सबके पास होना चाहिए। तो मैं ऐसा कर ले रहा हूं कि एप्पल्स यहाँ पे 10 है। ओके, 10 एप्पल्स है, मैं बना ले रहा हूं 10 एप्पल्स है, 2 2 4 2 6 2 8। ओके, पीपल की अगर हम बात करें तो पीपल यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स कि P1 P2 P3। ओके, 3 पर्सन को हमने यहाँ पे बना लिया है और सभी को एटलीस्ट 1 एप्पल रिक्वायर्ड। ओके, एटलीस्ट 1 एप्पल रिक्वायर्ड, दैट मीन्स कि मैं जो कंडीशन है वो मैं दे रहा हूं, एक एक एप्पल इन लोग को दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो एटलीस्ट 1 एप्पल। ओके, एटलीस्ट 1 एप्पल, तो हमने एक एक एप्पल इन लोग को दे ही दिया, जो कंडीशंस हैं उसको हमने डाल ही दिया। ओके, दिस इज द कंडीशन, ये हमारा क्या है कंडीशन। ओके, कंडीशन को हमने क्या किया फुलफिल कर दिया। एक एप्पल इन्हें चाहिए था तो एक हमने यहाँ पे दे ही दिया, पहले एक एप्पल को मैं दे ही दिया कि जो हमारी कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाए। ओके, तो एक एक एप्पल इन्हें हमने दे दिया। अब सोचिए अगर कंडीशंस फुलफिल हो गया तो रिमेनिंग के कितने एप्पल बचे। रिमेनिंग एप्पल की अगर हम बात करें, रिमेनिंग एप्पल, तो रिमेनिंग एप्पल 10 में से 3 निकल गए, कितने बचे 7। और इन 7 एप्पल्स को अब इन 3 पर्सन्स में आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे किसी को एक भी ना मिले और चाहे किसी को पूरा 7 मिल जाए, आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो इसका मतलब ये है कि नाउ, यहां पे हम लिखेंगे नाउ दीज 7 एप्पल्स जो कि कैसे हैं सेम है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग
आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 3 persons इन एनी वे, इन एनी वे। दैट मीन्स कि हमारे पास 10 जरूर थे, लेकिन सेम थिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे कितने बचे, 7। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ओके, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n की वैल्यू अब यहाँ पे कितना है, 7। n की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7, और r मतलब 3 पर्सन्स माइनस 1 3 माइनस 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9c2। यानी कि 9c2 वे से हम इन एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन 3 पर्सन्स में। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि 9 इंटू 7 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4, दैट मीन्स कि 36 वेज कितने हो जाएंगे, 36 वेज आर पॉसिबल हियर। ओके, 36 वेज यहाँ पे क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। तो समझने का प्रयास करते हैं। ये इतना बड़ा आपको लग रहा है सिर्फ यहाँ पे जो इतना सिंप्लीफाई हमने किया है इसलिए लग रहा है, अदरवाइज इतना बड़ा नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि जो कंडीशन है एटलीस्ट 1 एप्पल रिक्वायर्ड सबको, तो एक एक एप्पल आप तीनों को दे दीजिए, तो रिमेनिंग का बचा कितना, 7 बचा। 7 में से आप जो है 3 पर्सन्स में किसी भी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी को 7 भी मिल सकता है, किसी को 1 2 और 4 मिल सकता है। ये अलग अलग केसेस बन सकते हैं और हमें सिर्फ कंडीशंस को फुलफिल करना रहता है। तो ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है, ये थियरी क्लास है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज विद इन सेकंड आप इसका आंसर दे सकते हैं क्वेश्चंस को देख के। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 किस तरीके से पूछा जाता है, फाइंड नंबर ऑफ वेज, if P1 gets at least 2 and P3 gets at least 3 एप्पल्स। आसान है। अब यहां पे देखिए हमारे सामने फिर से कितने एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स हैं। ओके, 10 एप्पल्स हैं और यहां पे ये कहा जा रहा है कि 10 एप्पल्स में P1 को जो है 2 एप्पल चाहिए, तो मैं इसको 2 दे रहा हूं। P2 को अगर हम लोग देखें तो P2 को क्या चाहिए, इसको भी, सॉरी P3 है, P3 को कितना चाहिए, इसको भी 2 एप्पल चाहिए, 2 एप्पल दे रहे हैं। तो 10 एप्पल में से ये 4 निकल गए, तो रिमेनिंग के कितने एप्पल्स बचे, रिमेनिंग एप्पल कितने हो जाएंगे, 10 माइनस 4, दैट मीन्स कि 6। और इन 6 एप्पल्स को अब 3 पर्सन्स में, यानी कि 3 पर्सन्स में हम कैसे, कितने भी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन 6 एप्पल्स को 3 पर्सन्स में हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी को 6 भी मिल सकता है, किसी को 2 3 करके और 1 करके मिल सकता है, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। दैट मीन्स की अब यहाँ पे n की वैल्यू सेम थिंग्स में कितना बचा है, 6, और कितने पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 8c2 वेज होंगे जो यहाँ पे अब जो आके इतने नंबर ऑफ एप्पल्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और कंडीशंस भी हमने फुलफिल कर लिया कि जो कंडीशंस था, 2 एप्पल रिक्वायर्ड था P1 और P3 के, वो हमने दे दिया। ओके, कंडीशंस फुलफिल कर लेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। सिंप्लीफाई इसको करेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 7 अपान में क्या लिखेंगे, 2, कितना आ जाएगा, 28 वेज। कितना आ जाएगा, 28 वेज। सिंपल है, आपको सिर्फ ये लाइन लिखना आना चाहिए, दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से आप लॉजिक को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप लॉजिक को लिखते हैं। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सोचना होगा, ये आपको करना होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेम थिंग्स को डिफरेंट पर्सन्स में। ओके, तो बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके ये 3 पार्ट्स हैं। अगले पोर्शंस की तरफ अगर हम मूव करें तो एक नया टाइप का क्वेश्चन होता है। ओके, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो राइट डाउन अ क्वेश्चन। ओके, फाइंड
नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इक्वल टू 22। ओके, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वही है, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। इस पे भी कई बार आईआईटी जेईई ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इक्वल टू 22। दैट मीन्स कि इसमें हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि x, y, z और u की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए क्या आएगा, 22 आएगा। लेकिन सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज एक्स वाई जेड की नहीं ले सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब हम समझते हैं, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सारा क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाता है। ओके, तो समझते हैं कि अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस को लिखें, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मींस द वैल्यूज ऑफ x एंड y, द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड u आर लाइक। अगर इनकी वैल्यूज को हम देखें तो जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, यानी कि इनकी वैल्यूज को हम ऐसा ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं एंड सो ऑन। y के केस में अगर हम लोग देखें तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं एंड सो ऑन। सिमिलर वे में z की बात करें तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 एंड सो ऑन। u की बात करें तो ये भी 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि जो सॉल्यूशंस आएगा उसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन 0 के पीछे दैट मीन्स कि -1 टाइप का कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब ये है। अच्छा, इसके सोल्यूशंस को अगर हम लोग लिखें तो इसका सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि इफ वी टेक, यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, इफ वी टेक 22 राइट एज 1 1 1 1 और ये कितने टाइम्स 22 वंस सेम एज। ओके, अगर हम ऐसा समझ लें, जो 22 सम करके आना है, अगर हम इस तरीके से उसको लिखें और वो 22 वंस हो, ओके, सेम हो, और कुछ ऐसा कर दें, यक्स को जैसे 4 वंस दे दें, वाई को जो है कुछ और वंस दे दें, इसी तरीके से वंस अगर हम दे दें तो एक सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, हमने 22 को ऐसे लिख दिया 1 1 करके, जो कि सेम थिंग्स में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वी वांट टू, यहां पे अगर हम लिखें थोड़ा सा और लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। वी वांट लाइक we want like 22 ones distribute between x y z and u। हम चाह क्या रहे हैं कि इस 22 वंस को, जो वंस हमने सेम थिंग्स लिया, उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक्स वाई जेड यू में, देन सोल्यूशन विल बी लाइक। ओके, उसका सोल्यूशन कैसा होगा देखते हैं कि अगर हमने x को, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर हमने x को हमने 8 वंस दे दिया, ओके, और 8 वंस दे दिया, दैट मीन्स कि उनका सम कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरीके से y को अगर हम लोग देखें तो इसको 4 वंस दे रहे हैं, ओके, 4 वंस दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा y की वैल्यू सम करके। इसी तरीके से z को अगर हम 5 वंस दे दें, ओके, 5 सिमिलर वंस दे दें, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और u को अगर हम यहां पे 5 वंस दे दें, ओके, 5 वंस, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और इन सभी का सम अगर हम लोग देखें, इन सभी का सम की अगर हम बात करें कि x प्लस वाई प्लस जेड, अब अगर मैं देखूं तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5, दैट मीन्स कि ये कितना आ जाएगा 8 4 12, 12 10 कितना आ जाएगा 22। एंड दिस इज ए सोल्यूशन। ओके, दिस इज ए सोल्यूशन,
यानी कि ये जो हमारे ये लिखे हुए हैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज, ये क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। ओके, एक सोल्यूशन होगा। इस तरीके से हमें नंबर ऑफ यहाँ पे क्या निकालना है, सोल्यूशंस निकालना है, कितने वेज होंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए नॉन नेगेटिव लेना है। दैट मीन्स कि जीरो भी हम ले सकते हैं। दैट मीन्स कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक में एक जो जेड है इसकी वैल्यू को हम 10 कंसीडर कर लें, यानी कि 10 वंस यहाँ पे दे दें, और y को अगर हम 12 वंस दे दें और x और u को 0 वंस दे दें तो भी ये हमारा काम हो जाएगा। दैट मीन्स कि x और u के केस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि अभी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं कि इसमें ऐसे भी होंगे जिनको कोई भी थिंग्स नहीं मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर लिखे तो ऐसा हम लिख सकते हैं, हियर x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 5 एंड u इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, केवल समय इसलिए लग रहा है कि थ्योरी पोर्शन है, आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पे नोट करके एक लिखे एक्चुअली हो क्या रहा है, नोट करके अगर हम लोग लिखें तो यहां पे लिख सकता हूं कि क्लियरली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस will be same as number of ways of distributing same things वो क्या है, 22 ones, सेम थिंग्स क्या है, 22 ones between different groups या पर्सन्स। अब वो क्या है, वो डिफरेंट पर्सन्स की बात करें या डिफरेंट ग्रुप्स की बात करें या नंबर्स की बात करें, वो कौन है, एक्स वाई जेड और यू, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने जितने तरीके से इन सेम 22 वंस को इन एक्स वाई जेड यू में हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे उतने नंबर ऑफ मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है, दैट मीन्स कि जीरो केसेस भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। दैट मीन्स कि किसी को जीरो वंस भी मिल सकता है। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो फाइनल वे में इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यहाँ पे सेम थिंग्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 22। ओके, 22 वंस है, 4 डिफरेंट पर्सन्स या ग्रुप्स बोले तो एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, -1c 4 - 1। ओके, ऑब्वियस है, बहुत ही आसान है, बस आपको लॉजिकल वे में समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 22 4 26 यानी 25 और C3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस विल बी आल्सो आंसर। ओके, या इसको आपकी इच्छा है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, 22 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 25 24 23 अपॉन में क्या लिखेंगे, 3 × 2। ओके, तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 25 × 24, क्या इसको 4 कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 4 जा कितना आ जाएगा, 4 × 23। ओके, तो फाइनल वे में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका कितना आ जाएगा, 100 और इंटू 23, दैट मीन्स कि 2300 वेज। ओके, दिस विल बी द आल्सो आंसर। जैसा फॉर्मेट दिया होगा वैसा आप कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर हम अभी आंसर्स की जो टाइप देखें, इस तरीके से आंसर दिया रहता है कि 25C3 24C2, आपको जो कन्वीनियंट लगे इस फॉर्मेट में हो या इस फॉर्मेट में हो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसका एक सेकंड पार्ट है, अब आप क्लियर कट एक बार में समझिए इसमें करना क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस में विद इन मिनट आप निकाल सकते हैं आंसर। एक्स वाई जेड यू डिफरेंट पर्सन्स हैं या पीपल्स हैं या ग्रुप्स हैं, 22 लिखा हुआ है, एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स कि 22 वंस ले लेंगे, ये ऐसा मानेंगे, और इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 22 वंस को इनमें कितने तरीके से, 22 + 4 - 1 C 4 - 1 तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अभी नोट करके हमने लिखवाया था, इसमें वो केसेस भी शामिल होंगे जिसमें एक्स वाई जेड यू को कोई भी, यानी इनमें से एक्स को या वाई को या जेड को कि कोई ऐसा भी केस होगा जिनमें एक भी वंश नहीं मिला होगा, और ऐसा भी केस इसमें इंक्लूडेड होता है जैसे यू को 22 वंश
पूरा प्रोवाइड कर दिया जाए और एक्स वाई जेड को एक भी वंश नहीं मिला होगा, ऐसा भी केस इसमें पॉसिबल है। ओके, इसका सेकंड पोर्शन जो पूछा जाता है उसकी तरफ अगर हम मूव करें तो वो कुछ ऐसा होता है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए दोनों में थोड़ा सा स्लाइट अंतर है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये इक्वेशंस है। अगर पिछले क्वेश्चंस की हम बात करें तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव। देखिए यही कंफ्यूजन करता है, यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव का मतलब वो जीरो से स्टार्ट होगा, उसमें जीरो केस भी आएगा, यानी कोई ऐसा भी पर्सन या ऐसा भी ग्रुप्स होगा जिसे कोई भी वंश नहीं प्रोवाइड किया गया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये कह दिया गया पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसके लिए एक्स वाई जेड यू की वैल्यू स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे ताकि आपको क्लियर रहे। फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ओके, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन स्टार्ट with 1 at least, with 1 मिनिमम। ओके, मिनिमम उसका सोल्यूशन किससे स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी, z की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, u की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 होगी। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं x y z और u में, तो मिनिमम इसके पास एक 1 होना चाहिए, यानी जीरो केस इसमें नहीं इंक्लूड हो सकता। जैसे 4 वंस हम दे सकते हैं x को, तो ग्रेटर देन ये 1 में आ गया। ओके, एक वंस दे सकते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में आ गया। दैट मीन्स कि मिनिमम 1 सभी को डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अब लॉजिक समझिए, अगर मिनिमम वंस सबके पास होना है तो हम एक एक वंस इनको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बाकी रिमेनिंग जो बचेगा उनको एक्स वाई जेड यू में कितने भी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, यही लॉजिक है। तो यहां पे लिखेंगे दैट इज फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूट each x y z, each x comma y comma z and u, each x y z and u is minimum requirement, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे 1 है। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 1। ओके, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर देंगे पहले, उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट इज 1। ओके, दैट इज 1, तो सभी एक्स वाई जेड को हम 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी रिमेनिंग की जो बचेगा उसको किसी भी तरीके से हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे देन रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, अगर 22 वंस हैं, इसमें से 4 वंस चले गए। ओके, दैट मीन्स कि 4 निकल गया, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 वंस बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, 18 वंस बचेगा। 18 डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम। ओके, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इन एनी वेज, किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो 18 वंस बचा हुआ है, तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 वंस बचे हुए हैं, 4 पर्सन्स हैं। ओके, या 4 ग्रुप्स हैं या 4 लेटर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या लिखेंगे, 4 - 1। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही लॉजिकल है, आपको सिर्फ दिमाग अच्छे से लगाना है, और इसी पे क्वेश्चन पूछा है इस बार IIT JEE ने। ओके, तो इतना भी डिफिकल्ट ये नहीं है, 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। ओके, तो 18 4 22, 22 - 1 कितना हो जाएगा, 21। कितना आ जाएगा, 21C3। ओके, दिस विल बी द आंसर। आपकी इच्छा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं कर ही दे रहा हूं, अदरवाइज दिस विल बी द आंसर। ओके, ये भी एक आंसर है। तो 21C3 की अगर वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, 21 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा, 18 3 21, दैट मीन कि 18 फैक्टोरियल। ओके, सिमिलर वे में इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 × 20 × 19। ओके, और 18 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2। ओके, और 3 7 21 और 2 दहा 20। ओके, तो 7 × 10 इंटू कितना आ जाएगा, 19। ओके, और 19 7 133,
इंटू 10 कितना आ जाएगा 1330 वेज आ जाएंगे। यानी कि बहुत ही आसान है, आपको नंबर के फॉर्मेट में है तो ये आंसर दीजिए, और अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में है तो ये आंसर दीजिए। ओके, सी के फॉर्मेट में ऐसे दे दीजिए, तो ज़्यादातर ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में ही आंसर देता है। ओके, तो अगर मैं इस बार के IIT-JEE के क्वेश्चंस को देखूं, ये इसी लॉजिक पे जो क्वेश्चंस आया हुआ है जो ये हम कर रहे हैं, तो जेई मेंस का क्वेश्चन देखिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। ओके, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आया हुआ है कितना ऑब्वियस है, कितना आसान है, आप खुद कहेंगे। ये इस बार का जेई मेंस का IIT-JEE मेंस 2023 में, और ये अप्रैल में यानी कि 6/4/23 में आया है, फेज सेकंड। ओके, फेज सेकंड फेज में आया हुआ है, मॉर्निंग बैच में आया था ये क्वेश्चन। ओके, सेम वही क्वेश्चन मैं ले लिया हूं, मॉर्निंग बैच में ये क्वेश्चन आया है। अब देखिए आप खुद समझ जाएंगे, जो थियरी पोर्शंस में यहाँ कराया जा रहा है वही क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 चॉकलेट्स। अब यहाँ पे मैं बनाना बोल रहा था या एप्पल बोल रहा था, यहाँ पे 20 चॉकलेट्स है। अच्छा, कोई भी चॉकलेट्स अगर आप खरीदते हैं तो ऑब्वियस है वो क्या होगा, सेम होगा। एमंग 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स में क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट ईच स्टूडेंट विल गेट एटलीस्ट 1 चॉकलेट। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने चॉकलेट्स हैं, 20 चॉकलेट्स हैं, 20 चॉकलेट्स हैं। ओके, अब बनाएंगे नहीं, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, S1 S2 S3, 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे कंडीशंस क्या है, एटलीस्ट 1 चॉकलेट ईच स्टूडेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक एक चॉकलेट इनको दे दे रहे हैं, एक चॉकलेट इसको दे दिया, एक चॉकलेट इसको दे दिया, एक चॉकलेट इसको दे दिया। ओके, ये हमारा क्या है, कंडीशन। ओके, कंडीशन फुलफिल हो गया। तो रिमेनिंग के चॉकलेट कितने बचे, रिमेनिंग के चॉकलेट की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग चॉकलेट हमारे पास कितने बचेंगे, 20 माइनस कितने 3, दैट मीन्स कि 17 बचेंगे, 17 चॉकलेट यहाँ पे बचेंगे। अब देखिए इन 17 चॉकलेट्स को अब हम इस 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट 1 का स्टूडेंट 2 से कोई कनेक्शन नहीं होगा, 2 का 3 से, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। ये 17 रिमेनिंग चॉकलेट्स को इन 3 स्टूडेंट्स में कितने भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। केवल कंडीशंस क्या था कि एक एक चॉकलेट इनको मिलना चाहिए, तो हमने एक एक चॉकलेट इनको क्या किया, दे दिया। उसके बाद जो बचा, यानी कि सेम थिंग्स 17 सेम थिंग्स और 3 अलग अलग स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या लिखेंगे, n + r-1 c r-1। तो यहाँ पे n की वैल्यू अभी कितनी बची हुई है, 17 प्लस r मतलब 3 स्टूडेंट के बीच में सेलेक्ट करना है c3-1, और ये 17 3 20 कितना आ जाएगा, 19 c2। दिस विल बी द आंसर। ओके, तो ऑप्शंस की बात करें तो देखिए 19 c2, दैट मीन्स कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो 30 सेकंड के अंदर आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। बस आप थियरी पोर्शंस को करिए, मैंने कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं छोड़ा है। 9 से 10 लेक्चर्स या 8 से 9 लेक्चर मुझे जो याद आ रहा है हमने कॉम्बिनेशंस पे लिया है, परमुटेशंस में भी ये 13वां है, एक क्लास और लेंगे, 14 लेक्चर्स लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चंस नहीं होंगे, यहाँ पे जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अभी हम कराएंगे। और ये देखिए 2023 में क्वेश्चंस आया हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम वही क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। ओके, कुछ भी इसमें हमने चेंजेस नहीं किया है, आकि अपने तरीके से वैल्यू एडिशन इसमें कर दिया। ओके, तो बहुत आसान होता है, आप कर सकते हैं जैसा आपको लगे। ओके, अच्छा, अगर लगे हाथ में करा ही दे रहा हूं कि जेई मेंस 2023 में परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो ये एक क्वेश्चन आया था, यानी कि एक क्वेश्चन ये था, और सेकंड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन टोटल आए थे, टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, और तीनों क्वेश्चंस कुछ भी बड़े नहीं थे। एक तो इसी कॉन्सेप्ट था। दूसरे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, ओके, IIT-JEE में जो दूसरा क्वेश्चन इस बार आया हुआ है 2023 में, उसको हम लिखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि वो टॉपिक भी हम करा चुके हैं, वो टॉपिक भी हम करा चुके हैं, मुझे उस समय याद नहीं आया, अदरवाइज मैं उसी समय करा दिया होता। ओके, तो अगर हम देखें तो ऐसा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ओके, विथ और विदाउट मीनिंग, using all the letters of the word assassination, okay, ASSASSINATION, assassination,
tion, okay, such that all the vowels come together, all the vowels come together is ऑप्शन नंबर ए यहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे दे रखा है 38004, ऑप्शन नंबर बी 38042, ऑप्शन नंबर सी 50400, ऑप्शन नंबर डी 60200। ओके, एज इट इज मैंने वही क्वेश्चंस ले लिया है, इस बार फेज 2 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE में। ओके, तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस भी मैंने कराया है, क्लास में कराया है, जो रनिंग क्लास का नोट्स है उसमें मैंने कराया है कि नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, दैट मीन्स कि जो एसोसिनेशन है इसका मुझे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करके इसमें हमें डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स का फॉर्मेशन करना है, और जिसका मीनिंग भी हो सकता है, जिसका नहीं भी मीनिंग हो सकता है। कंडीशंस यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो इसमें वॉवेल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो टुगेदर होने चाहिए, जो भी वर्ड्स का हम फॉर्मेशन करेंगे करिए, लेकिन इसमें वॉवेल्स क्या होना चाहिए, टुगेदर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करूँ तो वर्ड की अगर हम बात करें तो वर्ड जो हमारा यहाँ पे दिया है, जो वर्ड है और उसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं, असैसिनेशन, ओके, असैसिनेशन, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ असैसिनेशन। अब इसमें अगर हम वॉवेल्स को देखें तो वॉवेल्स को अलग कर ले रहे हैं और कॉन्सोनेंट्स को अलग कर ले रहे हैं, क्योंकि कंडीशन वॉवेल्स पे है। तो वॉवेल्स को अगर हम लोग देखें तो ए आई ओ, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 6 वॉवेल्स हैं, ए आई ओ, ओके, तो ये 6 वॉवेल्स हैं, बाकी रिमेनिंग के बचे कॉन्सोनेंट्स। तो हमें कॉन्सोनेंट्स पे काम नहीं करना है, वॉवेल्स पे काम करना है, क्योंकि जो कंडीशंस है वो किस पे है, वॉवेल्स पे है। तो 6 वॉवेल्स हैं, ओके। अगर कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो उसको भी मैं लिख ले रहा हूं, ओके। कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग के जो भी बचे हुए हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो मैं लिख ले रहा हूं कि 4 टाइम्स एस है, ओके, 4 टाइम्स एस है, NTN, ओके, NTN। तो टोटल 7 क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। ऑब्वियस है जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। यानी कि 13 लेटर का ये वर्ड मुझे फॉर्मेशन करना है, यानी कि वो उसका मीनिंग भी हो सकता है और मीनिंग नहीं भी हो सकता है। जैसा कि असैसिनेशन का एक मीनिंग है, ये भी एक वर्ड है। इनके लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो और भी वर्ड्स बनेंगे, हो सकता है उसका भी कुछ मीनिंग निकले, या बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स बनेंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स का मुझे यहाँ पे फॉर्मेशन करना है, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, या कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कंडीशंस जो होता है, जैसे जिस पे कंडीशंस है, यहाँ पे कंडीशंस किस पे है, वॉवेल्स पे, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, ओनली 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। जिसको भी एक साथ रहना है उसको एक बंडल कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वॉवेल्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 1 यूनिट, ओके। यहीं पे लॉजिक है, इसको हम क्या करेंगे, 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। और यहां पे रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि एक रो वाइज अरेंजमेंट नहीं करेंगे, जो सिमिलर वे वाला m प्लस n प्लस p का होल फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेज की बात करें तो नंबर ऑफ वेज अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको यूज करके कितना हो जाएगा, जिसको एक साथ रहना है 8 यूनिट, दैट मीन्स कि टोटल कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। इस 8 फैक्टोरियल में ये 4s जो है सेम है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल। एक इसके लिए है, फॉर s के लिए है। और क्या सेम है इसमें, सेम यहाँ पे n है, n यहाँ पे सेम है, तो क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। ये सारी बात हम बता चुके हैं। तो यहाँ ये n के लिए क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। बाकी यहाँ पे t एक बार है तो 1 फैक्टोरियल लिखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोचिए जो ये वॉवेल्स एक साथ लिए हैं, इनमें भी आप देखिए बहुत सारी चीज रिपीट हो रही है। जैसे a 3 बार रिपीट हुआ है, और a 3 बार रिपीट हुआ है, आई 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये आपस में भी क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं, रहेंगे एक साथ ही, सिमिलर वाला पैटर्न है। तो क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपान में क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। ये किसके लिए है, फॉर ए यहाँ पे कितनी बार आया है, 3 बार आया है। आई के लिए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे फॉर आई के लिए क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। ओ के लिए 1 फैक्टोरियल लिखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन किसके लिए लिखा जा रहा है, ये किसके लिए लिखा जा रहा है, फॉर वॉवेल्स इंटरचेंज टू ईच अदर, इंटरचेंज या रीअरेंज टू ईच अदर, ओके।
टू ईच अदर, अपने में वो एक साथ रहते हुए कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है, तो ये हो जाएगा। और ये टोटल होगा, ये क्या होगा, टोटल का केस होगा, ये टोटल का केस होगा, कितने तरीके से हम रीअरेंज करेंगे। तो फाइनल वे में अगर हम आंसर लिखें, दिस विल बी द आंसर, ओके, दिस विल बी द आंसर, इसको सिंपलीफाई करना है, यही क्वेश्चन पूछा था। अब इतना छोटा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ही पुअर कंडीशन है, क्योंकि ये सिंपल है बहुत ही, इसमें रीअरेंज अरेंजमेंट करना होता है जो सेम थिंग्स होता है, इसी बार इसने पूछा है, ओके। हाँ, ये एक अरेंजमेंट के अंदर इसने अरेंजमेंट पूछ लिया है कि जैसे वॉवेल्स में भी इसमें रिपीट कर दिया है, तो आपको रिपीट करना है, एट ए सेम टाइम करना है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइनल वे में अगर हम लोग लिखें तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके, इंटू क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपान में क्या लिखेंगे 2। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 अपान में क्या लिखेंगे 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 सते कितना आ जाता है 56 और 5 दिया 15, ओके। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें 30 और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसकी अगर हम बात करें 15 छक्का 90 और 15 पचे 75 और 75 प्लस यहाँ पे 9 यानी कि कितना आ जाएगा 84। या ऐसे भी हम कर सकते हैं 87652 और यहाँ पे कितना आया है 52। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ओके, आसान हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 2, ओके, और ये कितना आ जाएगा 28 और ये कितना आ जाएगा 30 इंटू कितना आ जाएगा 30 दूना 60, ओके। हम ऐसे में कन्वर्ट करने का प्रयास करें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ओके। और अगर हम इसको देखें तो ये कितना आ जाएगा 504, 28 3 504, 3 8 24, या ऐसे कर लें 28 और ये 6 3 18 1800, ओके। इसको फाइनल वे में सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50400 वेस आ जाएंगे, ओके। तो बहुत ही आसान है, हमें ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको लिखना आना चाहिए, ये लाइन में सब कुछ छिपा हुआ है, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी कर लेगा। ये लाइन लिखना आना चाहिए कि कैसे अरेंजमेंट के अंदर, कैसे अरेंजमेंट के अंदर अरेंजमेंट है, दिस इज फॉर द वॉवेल्स, यानी कि जो अंदर अपने आप में फिर से रीअरेंज हो रहा है और एक साथ वर्ड्स का फॉर्मेशन करना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 50400 एंड दिस विल बी द ऑप्शन नंबर सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस बार आया है, इस बार ये IIT JEE में पूछ लिया गया है। तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पेशेंस के साथ करना होता है, बाकी कुछ है नहीं, ओके। एक क्वेश्चन और पूछा है IIT JEE ने, उसको भी मैं लगे हाथ कर ही ले रहा हूँ, यानी कि जो पेपर इस बार 2023 में हुआ है, एक क्वेश्चन ये आया है और इसके पहले जो ये क्वेश्चन हमने कराया ये क्वेश्चन आया है। और अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, आज का भी लास्ट कर दे रहे हैं, और आज का लास्ट और IIT JEE मेंस में जो अभी पूछा उसका भी लास्ट है, यानी कि JEE मेंस में जो अभी इस बार पूछा ये भी आज का लास्ट ही होगा, यानी कि पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में। जो अभी का पेपर हुआ है अप्रैल में फेज 2 में मॉर्निंग बैच में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ, ओके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है इसमें, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा तुरंत कर लेगा, ओके। इफ ऐसा भी क्वेश्चन हमने कराया है, इफ 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 10, ओके, ऐसा भी हमने कराया है कि जिसमें n की 2 वैल्यूज आती हैं, एक नेगेटिव आई थी उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, एक एक्सेप्ट कर लिया था, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू मुझे ऑब्टेन करना है n² प्लस 3n अपॉन में n² माइनस 3n प्लस 4, ओके। तो यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें एक रेशियो दिया गया है कि 2NC3 रेशियो NC3 जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि
अगर इसको सॉल्व करके n की वैल्यू को कैलकुलेट करिए और n की वैल्यू को इसमें प्लेस करिए और प्लेस करके इसकी वैल्यू को क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। यही हमसे पूछा गया है, इसी बार के IIT JEE में ये क्वेश्चन आया है। ओके, तो हम इसको कर ले रहे हैं। इसको करने के लिए सिर्फ जो स्टेप्स दिए हैं उसको मुझे क्या करना है, बखूबी फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ कि 2nc3 अपॉन में क्या लिखेंगे, nc3। इसका आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ओके, सभी को पता है कि ये लास्ट क्लास है, तो उसके हिसाब से एनसीआर की वैल्यू कितनी आती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये आता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। होल अपॉन की अगर हम बात करें तो होल अपॉन में हम ले सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये इक्वल टू क्या आता है, 10 आता है। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ ऑब्टेन होगा और कुछ कैलकुलेशन से n की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, अच्छा 3 कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 3 फैक्टोरियल है और यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो क्या बचेगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ओके, दैट मीन्स कि 2n फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का क्या बचेगा, फैक्टोरियल, जिसका रिजल्ट क्या आता है, 10। इसको अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है और यहाँ पे 2n माइनस 3 है, दैट मीन्स कि ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे 2n माइनस 3 तक। ओके, तो ये 2n हो जाएगा इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल है, नीचे n फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि ऊपर वाले को एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम नीचे वाले को एक्सपेंड करेंगे n माइनस 3 तक। ओके, तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ये। तो ऊपर हम n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दे रहे हैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे n वाले को एक्सपेंड करेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको इसलिए ऐसा एक्सपेंड किया कि ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा ईच अदर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये फैक्टोरियल इनटू ये 2n माइनस 3 को मैंने एज इट इज रखा, ये ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इसका रिजल्ट क्या आता है, 10 आता है। ओके, बहुत ही कॉमन है, मैं जो चीज़ें कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। जैसे 2n माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा किससे, n माइनस 3 किससे कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और अगर हम देखें तो 2n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद फर्दर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए n कैंसिल हो जाएगा n से। ओके, n कैंसिल हो जाएगा n से, तो क्या बचा, ये 2 बचा, 2n माइनस 1 बचा ऊपर। ओके, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ओके, देखते हैं। अच्छा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे और आएगा। ओके, एक डिजिट यहाँ पे और आएगा, 2n माइनस 2 भी तो आएगा। ओके, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2n और 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 भी तो आएगा, उसके बाद 3 आएगा। ओके फाइन, तो अब देखिए, तो यहाँ पे 2n माइनस 1 और क्या बचा, 2n माइनस 2 बचा। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो n माइनस 1 बचेगा और n माइनस 2 बचेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, ऑब्वियस है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ स्ट्रोक यूज करके। ओके फाइन, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, n माइनस 3। ओके फाइन, तो देखिए अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो 2 और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होके ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2n माइनस 1 और ये 2 कॉमन लेके क्या बचेगा n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी n माइनस 1 है, नीचे क्या बचेगा n माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ओके, तो n माइनस 1, ये वाला n माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फाइनल में बचेगा 4, 2n माइनस 1 अपॉन की अगर हम बात करें तो कितना बचेगा, n माइनस 2 इक्वल टू 10। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 8n माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10n माइनस 20। ओके, सिंप्लीफाई और करेंगे इसको तो आ जाएगा यहाँ पे -4 + 20 इक्वल टू 10n माइनस 8n। ओके, यहाँ पे आ जाएगा
16 equal to 2n, that is 2n equal to 16. Hence from here we can conclude that n equal to 16 by 2, that means कि 8. n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 8. ओके, n की वैल्यू जब भी हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी, अब हमसे कुछ भी पूछे, हमसे ये पूछ रहा है कि एन स्क्वायर प्लस 3n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4 की वैल्यू, तो बहुत ही ऑब्वियस है, इसको कोई भी कैलकुलेट कर सकता है. हेंस फ्रॉम हियर एन स्क्वायर प्लस 3n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8. ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4. ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको 64 और ये कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 64, 8 तिरिक 24 प्लस का 4. ओके, कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं, तो 64 प्लस का 24 और ये 64 और ये माइनस का क्या बचेगा 20 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 20, और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 और ऊपर कितना आ जाएगा 88 अपॉन 44, दैट मीन्स की 2, 44 2 जा 88 एंड दिस विल बी द आंसर. ओके, तो ये इंटीजर टाइप में पूछा था, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा. एमसीक्यू भी बना सकता है एमसीक्यू, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा था, यहाँ पे इंटीजर टाइप में पूछा था. 1 डाल देगा, बी की वैल्यू 2 डाल देगा, सी की वैल्यू 4 डाल देगा, डी की वैल्यू क्या डाल देगा -2. तो अगर एमसीक्यू ये बनाता तो इसका आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है. IIT-JEE में यही 3 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते. तीन के तीनों क्वेश्चंस को मैंने इस टाइप के क्लास में ही कराया है, जो क्लास नोट्स हमने प्रोवाइड किया है, ये रनिंग क्लास, उसमें एज इट इज ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कराया है, और एज इट इज ये तो टॉपिक ही अभी हमने डिस्कस किया रिसेंटली. तो कुछ भी ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बस पेशेंस के साथ आपको करना है. कोई भी एग्जाम तोप नहीं होता है, आप पेशेंस के साथ पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्यों नहीं निकलेगा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब हम मूव करते हैं, आज के सेशन को क्लोज करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा का क्लास आज लिया है. और नेक्स्ट टॉपिक को अब हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एक क्लास और हम लेंगे जो कि फाइनल होगा परम्युटेशन कॉम्बिनेशन का, और मिक्स टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें परम्युटेशन होगा और कॉम्बिनेशन भी होगा. जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उसको हम कराएंगे एक क्लास में. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जब भी हम रन कराएंगे उसमें हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट इवेंट, सैंपल स्पेस, और जो भी चीज़ें होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट्स क्या होता है, नॉन फेवरेबल इवेंट्स क्या होता है. ओके, वो सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे, और उसके पहले एक क्लास हम रखेंगे जो कि जिसमें क्वेश्चंस को कराएंगे. ओके, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि थोड़ी देर में हम उसमें नोट्स को प्रोवाइड कर देते हैं, जो ये रनिंग क्लास की होती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, जिसमें सारी बातें ये रनिंग क्लास की प्रोवाइड कर दी जाती हैं थोड़ी देर के बाद. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.